14वीं सेंचुरी के दौरान लोगों के बीच दहशत फैली हुई थी, जहाँ ताकतवर से ताकतवर इंसान को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ती है ताकि वो जी सके। उत्तर और दक्षिण इलाकों में बसे दो इंपीरियल कोच की लड़ाई ने सिविल वॉर का रुख ले लिया था, जहां लड़ाई का मैदान लाशों का ढेर बनता जा रहा था। वही इस नापाक बदसूरती के बावजूद किस्मत अपनी खूबसूरती की लहर फैला कर रहता है। ये दौर है जब इंसान भूख, प्यास, पैसा, जिंदगी और मनोरंजन के लिए तड़प रहा था। नाटकीय कलाकारों का एक समूह रंगमंच पर अपनी कलाकृति दिखा रहे थे, जहां पर पर्दे के पीछे छुपे दो लोग ओनियासा को लेकर परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो वापस से रंगमंच पर अपने ख्यालों में खो चुका था। पक्षियों की रूपरेखा इस दुनिया में उड़ने के लिए बनी है, घोड़ों की रूपरेखा तेजी से भागने के लिए है, तो फिर इंसान इन सबसे अलग कैसे है? ना जाने क्यों नृत्य की परिभाषा इतनी ज़्यादा अजीब होने के बावजूद इंसान इसे करना चाहता है। बाकी तौर पे कह सकता हूँ, इंसान डांस के लिए नहीं बने हैं। अपने ख्यालों में खोने के कारण वो रंगमंच की गहराई को भूल चुका था, जिसके चलते पीछे वाले व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। उसके ध्यान न देने की लापरवाही के चलते पत्तियों की चादर में अपना पाँव को फिसलाकर वो आदमी अपने हाथों से चाकू गवा देता है, जो कि ठीक घोड़े के पीछे लगा था और वो बेकाबू होकर ओनियासा को मारने ही वाला था। वो तब भी अपने ख्यालों में डूबा हुआ था, इसलिए उसके पापा को ही बीच में आकर उसे बचाना पड़ता है। दर्शकों को ये रंगमंच का ही एक हिस्सा लग रहा था, जहाँ पर वो इस गड़बड़ी के बावजूद अपने प्रदर्शन को जारी रखते हैं। नाटक के खत्म होने के बाद कांसेटूप अपना सामान बांध रहे थे, जहाँ पर ओनियासा मार और डांट का भागी बनता है, जहाँ पर वो उनसे माफ़ी मांग रहा था, जिस पर उसके पापा कहते हैं, भला क्यों मांग रहे हो? आज का नाटक जिनकाज़े हमारे कांसेटूप की सबसे बड़ी पहचान है। अगर इसमें गड़बड़ होती तो हमारा नाम मिट्टी में मिल सकता था। मेरे द्वारा हुई परेशानियों के लिए मुझे खेद है। कांजेई को अपने बेटे की गलतियाँ स्वीकार करना अच्छा लगता है, जहाँ पर उसे माफ़ी के तौर पर लकड़ी की गाड़ी खरीदने के लिए कह रहे थे। भारी भरकम गाड़ी सिर्फ अकेले। सभी लोग आज के दिन हुई कामयाबी के बारे में बातें कर रहे थे, जहां वो अपने मैनेजर से पूछते हैं, ये बात सच है कि हमें कैपिटल में भी परफॉर्म करने के लिए कहा गया है? जो कि सच था। वो वाकई में कुछ ही वक्त के अंदर काफ़ी ज़्यादा कामयाब हो चुके हैं। उस भारी गाड़ी को अकेले खसीदते हुए ओनियासा अपने पापा की डांट के कारण काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, इसलिए उसकी मदद करता है। पूरा जोर लगाने के बावजूद वो हाथ गाड़ी ज़रा से भी आगे नहीं बढ़ रही थी, इसलिए ओनियासा ही उस गाड़ी को खींचता है। उसका रोना धोना एक लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन बाकियों के हिसाब से कम वो अपने पापा के सामने तो नहीं रोता। साथ ही में उनमें से बाकियों को यकीन था वो एक नया इतिहास रच सकते हैं इस बच्चे के साथ। कम से कम ये खूबसूरत तो है। वो लोग ज़्यादा दूर नहीं जा पाते, जहाँ ओनियासा कह रहा था शायद से भोटू के कारण इतनी ज़्यादा भारी हो चुकी है, जिसे सुनकर इस को तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। जहाँ ओनियासा कहता है, तुम यहाँ से घर चले जाओ, पापा ने मुझे ये काम वैसे भी अकेले करने को कहा है। जहाँ इसया कह रहा था, तो मुझे चक मारे कर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो ना? वो बातें घुमाने की कोशिश करता है, इसलिए इसया कह रहा था, तुम अपने बाप की इजाज़त के बिना कहीं नहीं जा सकते। ओनियासा कह रहा था, मैंने अब तक ज़िंदगी में क्या ही किया, मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तुम पापा के कहने पर ही मेरी मदद कर रहे हो ताकि मुझ पर नज़र रख सको, है ना? इसे अपनी हरकतों के लिए माफ़ी मांगता है, जहाँ ओनियासा कह रहा था, मेरे पापा की कला सभी को पसंद है, उनका काम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन उन्हें सिर्फ अपनी कला में दिलचस्पी है। उन्होंने कभी अपने बच्चे को अपनी कला सिखाने में ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं रखी। उन्हें सिर्फ मुझे डांस करते हुए देखना था। वो जानना चाहते थे क्या वाकई में मुझे अच्छी चीज़ों की पहचान है भी या नहीं। बेकार परफॉर्मेंस के साथ ही वो मुझे धिक्कारते और कहते, तुम डांस करने के लिए बने ही नहीं हो, तुम्हारी इतनी बेकार पोस्चर मैंने कभी नहीं देखी। मुझे अपने बाप से नफरत है, मुझे डांस से नफरत है, डांस से बहुत ज़्यादा नफरत है। मैं बाकियों को देखता हूँ जो अपने पापा के साथ अच्छा खासा वक्त बिता दे, उनके घायल होने पर वो उनकी परवाह करते हैं, लेकिन मेरे पापा नहीं समझ सकता आखिर वो सोचते क्या है। इसे बता रहा था, यह तो समझना आसान है, लेकिन कई हद तक ये बता पाना मुश्किल है। जब हमारे मालिक डांस करते हैं तो ऐसा लगता है मानो दुनिया ही बदल गई हो। ओनियासा को ये बातें काफ़ी बेबुनियादी लग रही थी, लेकिन इससे बताता है, मेरे टूटे पाँव की कमी के कारण मैं कहीं दूर जा नहीं सकता और ना ही डांस कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी जब भी मैं अपने मालिक को डांस करते हुए देखता हूँ, मुझे हौसला मिलता है कहीं पे भी जाने का और डांस करने का। डांस वाकई में दुनिया बदल देता है। तुम बेवकूफ़ हो, पर मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। उसे भी ये बात जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। अगले दिन सियाक कज़ाई मैंसन में ओनियासा को ढूंढ रहा था, जो कहीं नहीं मिलता, जो कि छुपते छुपाते मैंसन के बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पापा उसे देख लेते हैं। लेकिन उनके नज़रअंदाज करने के फैसले पर ओनियासा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था। फिर भी वो नदी के तट पर काफ़ी ज़्यादा दुखियारा बैठा हुआ था, इसलिए को गाने कहता है, क्या हुआ बाप ने आज फिर से डांट लगाई? ये तो रोज़े की बात थी, लेकिन ओनियासा कहता है, तुम भी दुखी लग रहे हो, क्या हुआ अपने दोस्त से झगड़ा कर आए हो? कोगाने का राउस जैसे कि मेरा दोस्त बिल्कुल ही मत कहो, देखा है उसकी आगे कितनी ज़्यादा मरेल है। वही बात है, मेरा बाप किसी हैवान से कम नहीं।
दोनों यहाँ वहाँ की कुछ आलतू फालतू बातें कर अपना मन बहला लेते हैं। जहाँ को गाने कह रहा था, इससे ज़्यादा कोई बढ़िया बात करने को है नहीं भाई। फिर शाम होने तक दोनों खेल कूद करते हुए अपने सारी मन की भड़ास निकाल लेते हैं, जहाँ पर दोनों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। डमरू की आवाज़ आने पर उनियासा सवाल करता है, आखिर गाँव में हो क्या रहा है। कोगा ने बताता है, इस साल फसल अच्छी नहीं हुई है, जहाँ लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं। अगर जंग खत्म भी हो जाती है तो उनके हालात नहीं बदलेंगे। हालात इतने ज़्यादा बदतर है कि रोज़ रोज़ रोटी कमाने के लिए चोरी हो रही है और औरतों को अपना बदन बेचना पड़ रहा है। फिर भी बदलाव की उम्मीद रखते हुए सभी लोग डांस करते हुए अपनी सारी भड़ास को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर उनियासा का कहना था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो डांस करते हैं कि नहीं, उनका मरना तो तय है। घर जाते वक्त उनियासा इस बारे में सोचा था, डांस करना इंसानों की प्रकृति नहीं है, फिर भी वो करते हैं क्योंकि उन्हें रोजी रोटी चाहिए। डांस में किसी भी तरह की खूबसूरती नहीं होती, इसलिए कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। अपने विचारों में खोने के कारण वो रास्ता भटक चुका था। जहाँ खेती करते एक इंसान से वो रास्ता पूछता है। उस रास्ते से जा रहे दौरान उसे पैर पटकने की कुछ आवाज़ें आती है, इसलिए वो उसी दिशा में चला जाता है जहाँ पर वहाँ पर एक झोपड़ी मौजूद है, जिसके अंदर से विनती और अपेक्षाओं की मांग हो रही थी, जिसके दरारों में से जागने पर उसे नृत्य की एक नई झलक देखने मिलती है। एक ऐसा नृत्य जो अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी बेशुमार ताकत को देखने के साथ ही वो पहली बार जिंदगी में एक शब्द कहता है, खूबसूरत। उस लड़की के थकने के बाद वो उस लड़की की ओर देखती है, जो कि डर के मारे वहाँ से भाग गया था, लेकिन मन ही मन वो कह रहा था, जिंदगी में पहली बार मैंने खूबसूरती देखी। अगर उसे मैं अपने में जोड़ लूँ तो फिर मैं क्या बन सकता हूँ। वाह! इस व्यक्ति को पता नहीं, लेकिन उसकी सोच उन्हें इतिहास की एक नई रूपरेखा बनाने की शुरुआत करती है, जो कि आसमान और पहाड़ों को चीरते हुए एक नए भविष्य की नींव रखेगा। कामयाब होने के ख्याली पुलाव में खोया हुआ उनियासा नदी में गिर जाता है। नदी की गहराई में डूबते दौरान उनियासा मछलियों की बनावट को समझता है, जो कि वास्तव में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। पानी में आज़ाद तरीके से तैरने की उनकी कुदरत ही शायद से खूबसूरती का आधार है। एक महान कछुआ उसे बताता है, तुम पानी के अंदर की खूबसूरती समझ चुके हो। बदलाव ही संसार का नियम है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रह सकता। उनियासा को तैरना नहीं आता था और वो पानी में डूबने वाला था, इसलिए वो महान कछुआ कहता है, तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। अपनी आंखें खोलने पर वो नदी के बाहर था, जहाँ इस यार को गाने ने उसे बचाया था। होश में आने के बावजूद वो बस कछुए का ही नाम बरबरा रहा था, जहाँ पर उसे समझ आता है मुझे डांस देखना होगा। इस यार डांस करके दिखाता है, जिसमें उनियासा को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, लेकिन कोगाने कहता है, तुम हाथों के साथ भी काफ़ी अच्छा डांस करते हो। तारीफ करने और उनियासा का ध्यान रखने के लिए वो उसका काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार था। जहाँ पर उनियासा राह चलते लोगों से डांस करने की मांगे करता है, जहाँ पर इससे वो काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। वही कुछ दिनों तक ये सब चलता रहता है, फिर भी उनियासा को उस खूबसूरती का एहसास नहीं हो रहा था, जिसके बारे में जानने के बाद कोगाने कहता है, तुम वापस से वही क्यों नहीं चले जाते। उनियासा के हिसाब से वो किसी किस्म का भूत है, इसलिए वो सभी साथ में जाते हैं। जहाँ पर सफ़ेद कपड़ों में महिला को देखने के बाद उनियासा और इससे डर चुके थे, लेकिन उन्हें समझ में आता है ये तो जिंदा इंसान है। उस महिला को गुस्सा आ जाता है कि मुझे लाश समझ के रखा है, लेकिन उसके खासकर हालत ख़राब हो चुकी थी, जिसके बाद वो उनियासा की ओर देख कर कहती है, अच्छे कपड़े और स्वस्थ शरीर है, लगता है ढंग से खाते पीते हो। जाओ बच्चे, यहाँ से अपना वक्त बर्बाद मत करो। उनियासा उसके पास जाकर मांग करता है, मुझे डांस देखना है, जिस पर उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। जहाँ पर वो महिला अपना डांस दिखाती है, जिसे देखने के बाद उनियासा कह रहा था, कुछ खास नहीं है। वो महिला गुस्से में आग बबूला होते हुए कह रही थी, आखिर तेरी परेशानी क्या है, लेकिन इससे समझाता है ये ऐसे ही है, अरे तो जाकर इलाज करवा। वहाँ पर एक आदमी आकर कह रहा था, तो फिर बच्चों का मनोरंजन करा जा रहा है। वो महिला उन्हें घर जाने के लिए कहती है, जहाँ पर उनियासा कह रहा था, मैं कल वापस ज़रूर से आऊँगा। उसके दोनों दोस्त उसे वहाँ से खींच कर ले जाते हैं, जहाँ वो महिला कह रही थी, कितना अजीब लड़का है। फिर लगातार कई दिनों तक उनियासा और उसके दोस्तों का उस घर में आना जाना लगा रहता है, जहाँ पर उस महिला के डांस को देखने के बावजूद उनियासा को खूबसूरती नहीं महसूस होती। हर बार वो महिला उसके अजीब से बर्ताव के कारण परेशान हो जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अच्छा भी लग रहा था। इसी तरह एक दिन उनियासा को पता चलता है कोगा ने भी अच्छा डांस कर लेता है, पर उसके हिसाब से मैं तो बिल्कुल एवरेज हूँ। पर वो महिला भी तारीफ करते हुए कह रही थी, तुम अच्छा डांस करते हो। जहाँ उनियासा तो उसके पीछे ही बढ़ चुका था, जिसे देखने के बाद वो महिला कहती है, सही में अजीब लड़का है ये। छुपने की नाकाम कोशिश के साथ उन लोगों के मेंशन के बाहर जाने के बाद हर कोई जानता था, लेकिन कोई भी उन्हें नहीं रोकता, क्योंकि नवाब जो कर रहा है उसे करने दो।
एक दिन नदी के तट पर इसिया काफ़ी खूबसूरती से गाना गा रहा था, जिसे सुनने के बाद कोगाने कहता है, तुम डांस नहीं कर सकते तो क्या हुआ, तुम गाना तो गा सकते हो, रंगमंच पर बैठ कर ही सही तुम अपनी कला तो दिखा सकते हो। लेकिन इसिया बताता है, समस्या मेरे बैठने पर ही है, दर्द हद से ज़्यादा बाहर निकल जाता है, और तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत आम सी बात हो गई है। उनियासा भी लगातार इस बात को सोचकर परेशान हुआ जा रहा था। मैं डांस की उस खूबसूरती को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। वो अनेकों बार इस बारे में सोच चुका और अपने पापा की प्रैक्टिस में भी बस उसके मन में यही चलता रहता है। झोपड़ी में मौजूद वो महिला हद से ज़्यादा दर्द और तकलीफ महसूस कर रही थी, जो कि अपनी सहेलियों की बातें याद करती है। वो सभी उसके लिए एक एक फूल लाए थे और बता रहे थे, हम लोगों को सोगन के यहाँ डांस करने की रिक्वेस्ट मिली है, ये बात कमाल की है, लेकिन हम तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं, पर क्या करें, तुम्हारी तबीयत खराब है। वो सभी उसके ठीक होने की दुआ करते हैं, जहाँ पर वो अपनी अंदरूनी परिस्थितियों से परेशान थी। ऊँचे घराने के किसी व्यक्ति को उसके डांस में दिलचस्पी नहीं थी, लोगों को बस शरीर चाहिए था। पर फिर भी उस लड़के की डांस करने की तमन्ना ने उसके अंदर एक नई उम्मीद जगाई थी और वो यहाँ डांस करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो आदमी वापस से आता है। मजबूरन खाना पानी के लिए उसे अपना बदन बेचना पड़ता था, लेकिन वो उस आदमी को मना कर देती है क्योंकि अभी उसके दोस्त आने वाले हैं। उसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी और वो दोस्त उसे कुछ ज़्यादा ही चिढ़ जाता है। कुछ वक्त बाद उनियासा के आने के बाद थकी होने के कारण वो डांस नहीं करती, लेकिन वो उसके डांस देखने की इच्छा जता रही थी। पर उनियासा कहता है, मुझे में कोई ख़ास बात नहीं, अगर तुम देखती भी हो तो फिर तुम्हारा वक्त ही ज़ाया होने वाला है। मुझे खुद में कोई हुनर नहीं दिखता और मेरे डांस में कोई खूबसूरती है। मुझे खूबसूरती के बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं नहीं जानता हूँ आखिरकार लोग डांस क्यों करते हैं। मुझे बस तुम्हारे डांस में एक बार खूबसूरती दिखी थी, अगर मुझे वापस देखने मिल जाए तो शायद मैं समझ सकूँ आखिर क्या है ये चीज़। उनियासा की बात उन्हें उस महिला की हंसी छुड़ा दी थी और वो बता रही थी, आखिर तुम किस किस्म के बेवकूफ़ हो। मेरे पास ना पैसे है उड़ाने के लिए, ना ही ताकत है किसी इंसान का सामना करने की, और रहा है तो बस ये पचा कुचा शरीर कंकाल जैसा। तुम कह रहे हो डांस क्यों करना चाहिए? मुझे डांस करना है क्योंकि मैं तभी इंसान महसूस करती हूँ खुद को। कलाकार के तौर पे जीना खुद में समृद्धि है, कोई हुनर नहीं। शर्म करो खुद पे, तुम्हारे पास ये शरीर है अभी भी। वो महिला खांसते हुए खून की उल्टी कर रही थी, जहाँ उनियासा बाहर बारिश में उदास बैठा था। झोपड़ी के अंदर उस महिला की सोगन के सामने डांस करने की प्रतिभाशाली इच्छा शरीर पे हावी हो जाती है, जो कि अपनी झोपड़ी को रंगमंच बना लिया था, जिसकी खूबसूरती ने उनियासा को अपनी ओर बुला लिया था। कुछ दिनों बाद उनियासा को जब अपने पापा के साथ प्रैक्टिस करते हुए तारीफ मिलती है तो कोई भी यकीन नहीं कर पाता, हद तक कि उनियासा खुद भी। काम करते दौरान इसिया उनियासा से कहता है, हमें उस महिला को जाकर शुक्रिया करना चाहिए। काफ़ी वक्त हो चुका है पर आप उनसे मिलने नहीं गए हो, कम से कम भलाई के लिए तो जाना चाहिए हमें। उनियासा बाजार से कुछ मिठाई लेकर जाना चाहता था उनके लिए, लेकिन बाजार में ही उन्हें वो औरत मिल जाती है जो कि डांगो के शॉप पर मिठाइयाँ खा रही थी, और वो उस लड़के को देखकर कहती है, काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हो बच्चे। जिसे हंसी खुशी में देखकर उनियासा काफ़ी ज़्यादा हैरान था और वो बता रही थी, तुम्हारे पापा ने मुझे पैसे दिए। उनियासा की नज़रों में खूबसूरती की वो पहचान धीरे धीरे करके धुंधली होने लगी थी, जहाँ उस महिला को वो बच्ची कहती है, आप तो वही डांसर हो ना, मेरे लिए डांस करिए, मैं आपको थोड़ी मिठाइयाँ दे सकती हूँ। वो खुशी खुशी उसके लिए नाचने को तैयार थी, लेकिन उनियासा गुस्से से आग बबूला हो रहा था और वो उस महिला के पैसे लेकर भाग जाता है, जो कि उसे पकड़ने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़मीन पर गिरने के बाद कहती है, प्लीज़ मेरे पैसे लेके मत भागो। उनियासा के पापा कान से टुपकी होने वाली सोनन के सामने की परफॉर्मेंस के बारे में उनके मंत्रियों से बातें कर रहे थे। तभी उनियासा वहां आकर पैसों की थैली उनके चेहरे पर ही फेंक देता है, जो कि चिल्लाते हुए कह रहा था, आखिरकार आपने उन्हें पैसे क्यों दिए? उसका डांस कितना ज़्यादा बिगड़ चुका है। बाकी उन्होंने उसे दबोच लिया था, फिर भी वो बेकाबू हो रहा था, इसलिए उसके पापा सामने आकर कहते हैं, खुद के मनोरंजन के लिए तुम्हें किसी को डांस करा है तो फिर उसकी कला को नवाजा भी चाहता है, बेवकूफ़। अपने गुस्से पे स्यापा होने के कारण अपने पिता के खिलाफ जाने की वजह से उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर वो खुद को ही कोस रहा था। मुझे जाकर उस महिला से माफ़ी मांगनी होगी, अगर मैं उसका डांस कभी देख ही नहीं पाता तो फिर मुझे कभी भी अच्छी चीज़ों का पता नहीं चल पाता। उसे वहाँ से आज़ाद कराने को गाने आता है, जो कि खिड़की को तोड़ने के बावजूद अपना पैर घायल करवा कर उस महिला की झोपड़ी में गया था, लेकिन वो मर चुकी थी। आखिर में उसने अपना शरीर भी गंवा दिया।
उन तीनों बच्चों के लिए उसकी मौत बहुत ही ज़्यादा बेबस थी, लेकिन वापस जाते वक्त भी उन्हीं आशा इस बारे में सोचा था आखिरकार अब मैं क्या करूं। इस यार को गाने को वही छोड़कर वो उस महिला के पास एक फूल लेकर जाता है। साथ ही में वो उस महिला की लाश को नदी किनारे ले जा रहा था इस इरादे से ताकि वो उसकी अंतिम इच्छा कहीं ना कहीं पूरी कर सके। उसके लाश के सामने नाचते हुए वो बता रहा था, मैं तुम्हारी इच्छा और अपेक्षाओं को खुद के अंदर जोड़ लूँगा और साथ ही में तुम्हारे डांस की सभी अच्छाइयों को मैं अपने अंदर जोड़ने वाला हूँ और इस पूरी दुनिया में फैला कर रहूँगा। どうかあなたの願いが叶います。 अपने डांस के साथ वो उसकी मौत को सम्मान दे रहा था, जहाँ पर घर जाते वक्त वो सोच रहा था आखिरकार मैं क्या करूँ अब। मैं हंसूँ, मैं रोऊँ, गुस्सा करूँ, समझ नहीं आ रहा। गांव के बीचों बीच मडारी तरीके से डांस करते हुए लोगों को देखने के बाद वो समझता है आखिरकार इंसान किस चीज़ के लिए बने हुए हैं। उलझन भरी परिस्थिति में नकारा होने पर वो अपने शरीर के साथ नाचते हैं। वो भी अपने कपड़े खोलकर जंगली लोगों के समूह में नाचने चला जाता है।